भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में बात करें कुछ उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने भारत के आज़ाद हुए 75 वर्षों तक हमें पहुंचाने में खास योगदान दिया है, तो कहीं न कहीं ये भी लाज़मी होता है कि शरीर में वो जो खून है एक बार तेज़ी से दौड़ जाती है। इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली के पंचशील पार्क स्थित मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आप पहुँचे हैं, जहाँ पे सीधे हमारे साथ साक्षात्कार करेंगे यहाँ के चेयरमैन कैप्टन विश्वकांत पांडे, खुद आर्मी में कैप्टन रहे। और अगर इनके पिताजी की बात करें डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे की, तो दुर्गा प्रसाद पांडे के लिए ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने देश के आज़ादी की रूपरेखा तक तैयार की थी। इतना ही नहीं, अभी उनकी कई अनसुनी ऐसी कहानियां हैं जो आज उनके बड़े बेटे कैप्टन विश्वकांत पांडे खुद अपने मुख से बताएंगे। और वो तमाम जानकारियां आंदोलन में आने से लेकर के जेल जाने से लेकर के इस देश को अपना योगदान उन्होंने कैसे दिया, शिक्षा के क्षेत्र में वो इस देश को आगे की ओर कैसे ले गए, क्या संघर्ष रहा, वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे सीधे साक्षात्कार करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में। और ये बहुत ही खुशी का विषय है कि भारत के लिए एक योगदान, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रहित के लिए ये एक योगदान बड़ा ही भाग्यपूर्ण होता है और जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं को मिल पाता है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे आपके पिता रहे। ऐसा कहा जाता है कि देश की जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी की जो रूपरेखा थी उन्होंने तैयार की थी। अंग्रेज़ों से तमाम लड़ाइयाँ लड़ी है, जेल भी गए हैं और कहीं न कहीं संघर्षों का वो दौर उन्होंने देखा होगा। कहा ऐसा भी जाता है कि आपने भी वो आज़ादी का समय खुद देखा है। सबसे पहले तो डॉक्टर डीपी पांडे के बारे में छोटा सा एक बायोग्राफी, उसके बाद उन तमाम सवालों को भी धीरे धीरे लेंगे। पिताजी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव चांद में हुआ था। चांद में उन्होंने पहले स्कूल की पाठशाला में अपनी पढ़ाई करी और वहाँ से धीरे धीरे वो मेहनत करके वो बनारस चले गए। बनारस में भी एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती है, वो मेरे ख्याल से आज भी है। वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, उसके हॉस्टल के पीछे एक बिल्डिंग है जो कि वो संस्कृत पाठशाला आज भी वहाँ मौजूद है। वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ से पढ़ते पढ़ते काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में शास्त्राचार्य किया और उनकी पूरी पढ़ाई काशी विश्वविद्यालय में ही हुई और फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकले। सर, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे एक छोटे से गांव, जैसा कि आपने बताया, बिहार के चांद से निकलकर बनारस शिक्षा के लिए आए। पैसे को लेकर भी थोड़ी परेशानियां थीं, बहुत परेशान थे और पैसे का अभाव था शिक्षा को लेकर। और उसके बाद क्रांतिकारी भी एक अंदर भरा हुआ था कि देश के लिए कुछ करना है। बाहर भी पढ़ाई करने गए। किसका सहयोग मिला? कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर उनके जो हैं गुरु भी थे। तो इस पर क्या मत है? क्या ऐसा कुछ कहानी आपने सुना उनके बारे में? जैसा आपको ज्ञात ही है, पैसे का बड़ा भारी अभाव था और कुछ तरीके से इधर उधर से जुटा करके पैसा मेरे फादर वहाँ पढ़ते रहे। और लेकिन काशी विश्वविद्यालय ने भी और ख़ास तौर पर मदन मोहन मालवीय ने उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया और उनको अपने साथ मिलने के लिए और उनसे कहा गया। और वहाँ से मेरे पिताजी को, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनको मदन मोहन मालवीय ने अपने साथ में वहाँ रखा। इसी बीच में जब वो काशी में पढ़ा रहे थे तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 2 अध्यापकों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से कहा
कि मुझे 2 हिंदी में अध्यापक चाहिए, तो अगर आपके पास जिसका आप नाम देंगे उनको हम अपने यहाँ शांति निकेतन में रख लेंगे। तो गुरुदेव के पास सबसे पहला नाम जो गया वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मेरे पिताजी के साथ में एक साथ ही रहते थे लोग कमरे में। तो वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनसे कहा कि हम तो आ ही गए हैं, मेरा एक साथी है वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है और वो भी संस्कृत का बड़ा प्रगाढ़ विद्वान है। तो मेरे पिताजी को भी वहाँ बुलाया गया। सो इस तरीके से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मेरे पिताजी दोनों साथ साथ शांति निकेतन में काम करने लगे। और मालवीय जी के अच्छी बुक्स में आए। मालवीय जी बहुत आदर के साथ उनको रखते थे, बातचीत करते थे। और मालवीय जी एक इंस्टेंस हुआ कि शांति निकेतन में अध्यापक किसी किस्म की कड़ाई नहीं कर सकते थे बच्चों के साथ। और शांति निकेतन में कक्षाएं जो थीं पेड़ों के नीचे या जहाँ कहीं खाली जगह मिले वहाँ हुआ करती थी। सो एक दिन इन्होंने गुरुदेव ने मेरे पिताजी को बुलाया कि सुना कि तुम जो हो बच्चों को सजा देते हो और उनको। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसी तो सज़ा नहीं देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम उनका कान खींचते हो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव एक बच्चे का मैंने कान ज़रूर खींचा, लेकिन उसको शांति निकेतन की धरती पर नहीं खींचा। कमाल है, आपने बच्चे का कान खींचा और वो कहते हैं आप धरती पर नहीं किया। उनका नहीं गुरुदेव, नहीं किया धरती पर। कहा कैसे फिर किया तुमने? उनका मैंने उसको बच्चे को उठा करके उसका कान ऐंठा और फिर उसको धरती पर छोड़ दिया। गुरुदेव हंसने लग गए। और ये चीज़ गुरुदेव को बहुत अच्छी लगी कि ये आदमी जो है समझदार है, हंसमुख है और बच्चों को अच्छा पढ़ाता है। तब से गुरुदेव भी मेरे पिताजी को मानने लग गए। और फिर जब गुरुदेव के पास में एक मौका आया कि किसी को वो रिकमेंड करें विदेश जाने के लिए, तो उन्होंने छूटते ही मेरे पिताजी का नाम लिया कि मेरे पास में एक अध्यापक है, वो बहुत ही प्रगाढ़ है अपनी शिक्षा में और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, तो उनको भेजने के लिए। तो उन्होंने इनका नाम, मेरे पिताजी का नाम दिया और मेरे पिताजी का नाम पा करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनको अपने यहाँ जगह दे दी, एडमिशन हो गया। सो ये इस तरीके से मेरे फादर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँच गए। कैम्ब्रिज में उन्होंने अपनी पीएचडी करी, डीलिट किया लाइडन यूनिवर्सिटी से, और इस तरीके से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो वापस देश में आए। सर ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जो थे, देश को लेकर उनकी अपनी भावनाएं थीं, वो भी बड़ी प्रबल थीं। और बीएचयू के बाद जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो आंदोलन में भी कूद पड़े थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आंदोलन में कैसे जाना हुआ? देश के लिए जो एक सेवा भाव था ये कैसे अचानक से उत्पन्न हुआ? इस पर क्या मत है आपका? क्या आपने सुना उनके बारे में? देश के लिए सेवा भाव तो शुरू से ही रहा उनका। और विदेश पढ़ाई के लिए भी जब वो गए तो तब भी देश की सेवा भाव, और उन्होंने तभी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं यहाँ पढ़ने के बाद जब भी अपने देश में वापस आऊँगा तो मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा और मैं अपना ही कुछ देश के हित के लिए जो संभव होगा वो मैं करूँगा।
सर कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि जो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे थे इन्होंने आज़ादी की रूपरेखा भी तैयार की थी और साथ में महात्मा गांधी भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के पहले राष्ट्रपति और साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन लोगों के साथ मिलकर देश के आज़ादी का रूपरेखा तैयार करना ये भी सौभाग्यपूर्ण चीज़ें ही थी। इसके बारे में आपने क्या सुना है कुछ उनसे और क्या कुछ जानते हैं, क्या बता पाएँगे? मेरे पिताजी जब अपनी शिक्षा समाप्त करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जब आए तो वो इसमें देशभक्ति के इसके अंदर में और देश की रूपरेखा के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे और उसके लिए उन्होंने प्रयत्न करना शुरू किया और वहाँ से ही उनके अंदर में यह अंग्रेज़ों की खिलाफत करने का और उनके एक नई चीज़, नई संस्था को शुरू करने का कि जहाँ पर मैं बच्चों को ऐसा बनाऊं जो अपने आप को समझें और फिर उसके बाद में देश की सेवा करें। तो उनका ये था कि आत्मानं विद्धि, अपने आप को समझो, वही आपको मिलेगा। हमारे जो हमारा एम्बलम है उस पर भी यही लिखा हुआ है स्कूल का, आत्मानं विद्धि। सो अपने आप को समझने की लालसा लेकर के उन्होंने ये संस्था की स्थापना करी और उसके लिए जगह जो है वो सुवीरा देवी ने वो प्रदान करी। और सर कहीं न कहीं ये मानव भारती का वो पवित्र स्थल भी बताया जाता है जहाँ खुद हम देख सकते हैं कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी की प्रतिमा लगी हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आंदोलन के बाद जेल भी गए, जेल में कई तरीके की अंग्रेज़ सरकार द्वारा जो ब्रिटिश यहाँ पे गवर्न कर रहे थे उन्होंने यातनाएं भी दी और इनको उन जंजीरों में भी बांध कर रखा गया जहाँ पे अपना हाथ पैर भी आगे पीछे नहीं कर सकते थे। ये ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं, इसके बारे में आपके पिताजी ने आपको कितना कुछ बताया? हाँ, जैसा मेरे पिताजी बताते थे कि उनको हज़ारीबाग जेल में बंद किया गया और हज़ारीबाग जेल में बहुत से कैदी थे। शाम के समय सब खोले जाते थे और लोग वहाँ, एक मैदान था, एक चबूतरा था, एक कुआं था, कुआं की जगत के ऊपर में सब लोग बैठते थे। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था और उसके वहीं पर उस जगत पर बैठ कर के लोग अपना स्कीम बनाते थे, बातें करते थे, समय बिताते थे। ये वही जगह है जहाँ पर कि उन्होंने आज़ादी का रूपरेखा बनाई। वही चबूतरा, वही कुएं का जगत पर बैठ कर के कि यहाँ से हटने के बाद, यहाँ से जाने के बाद में मुझे क्या करना है। तो तभी उन्होंने सोच लिया था कि अंग्रेज़ों की खिलाफत तो कर ही रहे हैं, उसी की वजह से हमको यहाँ हज़ारीबाग जेल में डाला गया है। हज़ारीबाग जेल में भी उनको जो है एक अंग्रेज़ सिपाही था, उसने उनको माँ की गाली दे दी और मेरे पिताजी के हाथ में बेड़ियाँ लगी हुई थीं। हाँ, उसी को उठा करके उन्होंने उसके सिर पर मारा और उसका सिर यहाँ से यहाँ तक फट गया। उस पर बड़ा हंगामा हुआ, उनको पकड़ के और ले जा कर के एक सॉलिटरी सेल में बंद कर दिया गया। ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है, इसको सेल में डालो। 6 महीना मेरे पिताजी को उस सेल में डाला गया। वो सेल ऐसा था, लोहे की दीवारें थीं, अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो इधर वो लोहे की दीवार इधर टच करती थी, इधर वाले में ये टच करती थी। आप पूरी तरीके से खड़े नहीं हो सकते थे। सिर जो था वो उस पर ऊपर की छत जो थी उसकी आपको दबा के रखती थी। और उस सेल के अंदर में इस गुनाह में कि उसने, उस जेलर ने मेरे पिताजी को माँ की गाली दे दी और उसके अपराध में उनको इस सेल में डाला गया था। 6 महीना मेरे पिताजी उसी सेल में रहे। उसमें एक घड़े में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, खाना जो था नीचे एक
सेल के अंदर में एक स्लिट थी, इतनी छोटी सी इतनी, और उससे टार दिया जाता था प्लेट एल्युमिनियम की एक, और उसमें उनको खाना मिलता था। वहीं पर पानी डालने के लिए भी एक घड़ा रखा था जिसमें कि पानी होता था। बाकी आप अपना हगना मूतना जो कुछ भी आपको करना है उसी सेल में ही करिए। तो वहाँ उनको 6 महीना ऐसे रखा गया, इसकी यातना दी गई। इस बीच में जेल में उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी लोग रहे, और उन लोगों ने बाहर से प्रयास किया कि ये तो बड़ा गलत काम है सरकार का कि एक आदमी को, पहले तो सबसे बड़ी गलती उस जेलर की है जिसने उनको माँ की गाली दी। माँ की गाली हिंदुस्तान में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कोई भी, और दूसरे उसके ऊपर में उनको ऐसी यातना दी जा रही है। बहरहाल खैर तब तक उनके 6 महीने बीत गए थे। 6 महीने से छूट करके आए तो मेरे पिताजी जब आए तो कहते हैं लोग उनका बाल सब झड़ गया था, कुछ नहीं था, और वो बिल्कुल लकड़ी हो गए थे, जर्जर। ये हालत, ऐसी यातना उन्होंने जेल में बर्दाश्त करी। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि जो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे थे, अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर चलाने के लिए एक साथ माहिर थे। और ऐसी भी उनके लिए कहा जाता है कि कोई ऐसे ऐसे कांड हुए जिसमें उन्होंने जब अंग्रेज कुछ सामान लेकर जा रहे थे, खजाना लेकर जा रहा है, तो वहाँ भी उन्होंने डाका डाला था तमाम उन क्रांतिकारियों के साथ, आंदोलन करने वाले लोगों के साथ। तो इस पर आपने क्या सुना है, इन चीज़ों के बारे में क्या बता पाएंगे? पहले तो मेरे पिताजी रिवॉल्वर चलाने के में बड़ी प्रवीणता रखते थे, दोनों हाथ से रिवॉल्वर चलाते थे, चाहे वो स्थिर स्थिति में हो चाहे दौड़ते भागते स्थिति में हो, बहुत एक्यूरेसी से रिवॉल्वर चलाते थे, और दोनों हाथ में रिवॉल्वर होती थी उनके। अभी क्रांतिकारी होने का इन लोगों को पता चला, तब तक मेरे पिताजी चंद्रशेखर आज़ाद को ज्वाइन कर चुके थे, उनके साथ में थे। तो ये पता चला कि अंग्रेज़ जो हैं एक ट्रेन के अंदर में खजाना लेके जा रहे हैं, और उस खजाने को लूटने की जिम्मेवारी जो है मेरे पिताजी को सौंपी गई कि आप जाइए और खजाना लूटिए। मेरे पिताजी गए अपने कुछ साथियों के साथ में, और वो ट्रेन चल रही थी, चलती ट्रेन को पकड़ के पहुँचे, और चलती ट्रेन में ही वो खजाने के कंपार्टमेंट तक पहुँच गए। खजाने के लिए वहाँ घुस कर के उन्होंने पहला तो काम किया कि उनको मारा जो वहाँ निगरानी कर रहे थे, और फिर उसके बाद में खजाना को लूटा। खजाना लूट करके वो लोग नीचे कूद रहे थे, तब तक और सिपाहियों ने गोली मारी, तो खजाना तो वहाँ छूट गया, लेकिन कुछ लोग उनके साथी जख्मी हो गए, और उनको बचा करके ये लोग बाहर आ गए, लेकिन खजाना पूरा ला नहीं पाए। इसका दुख मेरे पिताजी को सदा रहा है। तमाम ये चीज़ें, मतलब एक छोटे से गांव से निकलना, निकल कर बनारस पहुंचना, बनारस से इंग्लैंड तक का सफ़र पढ़ने के लिए, फिर वो आंदोलन, आज़ादी में रहना, इसके बाद शिक्षा में इनकी बड़ी भूमिका रही। आज भी मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल इस देश का बड़ा नाम है, इसके भी आज 5 से 6 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। शिक्षा को लेकर प्रोत्साहन कहाँ से मिला, और बाल शिक्षा, नारी सम्मान के लिए आगे बढ़े, ऐसा भी कहा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारियाँ हैं इसके बारे में? शिक्षा को लेकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरे पिताजी के जहन में ये भरा कि मैं चाहूँगा कि तुम हिमालय की गोद में एक ऐसा संस्था शुरू करो जहाँ पर कि बच्चों को और लड़कियों को आप शिक्षा दे सकें, और वहाँ वो प्रवीण हो सकें। उसके लिए
वो कहाँ जाएं, देहरादून पहुँचे। देहरादून में किसी को जानते नहीं थे, कोई स्थान नहीं था। तो देहरादून में जा कर के सबसे पहले उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे चल के मिलेंगे। तो कमिश्नर एक मिस्टर जॉन थे। तो बाबूजी उनके पास में गए तो जॉन साहब देख करके हक्का बक्का रहे। उनका, अरे पांडे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो लाहौर में होना चाहिए था। उनका, मैं लाहौर में गया, लाहौर आधे घंटे में मैंने रिजिग्नेशन दिया और वहाँ से छोड़ करके यहाँ आ गया। और अब मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि गुरुदेव की ये इच्छा थी कि शांति निकेतन जैसा कोई स्थान, एक विद्यालय मैं शुरू करूं जो कि हिमालय की गोद में हो। तो इसलिए मैं यहाँ देहरादून आया हूँ, पहली बार देहरादून आया हूँ। और किस्मत से आप यहाँ मिल गए हैं, तो आप मेरे लिए जगह का बंदोबस्त करो। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षा संस्थान शुरू किया जाए। जॉन साहब ने इमीडिएटली एक मैसेज भेजा। एक लेडी थी, मिसेस शास्त्री, उनका नाम था सुबेरा शास्त्री, और वो स्विस लेडी थी। उनको कहा कि एक मेरा मित्र आया है और उसको जगह की आवश्यकता है, तुम्हारे पास में, हमको मालूम है कि तुम्हारे पास में जगह है, अगर वो जगह तुम इनको दे सको तो ये वहाँ पर एक विद्यालय शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने बिना सोचे एकदम उसी क्षण बोला कि आप अपने मित्र को यहाँ भेजिए और मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। देहरादून से वो राजपुर एक छोटी सी जगह है, वहाँ उनका स्थान था। 7 किलोमीटर सिर्फ दूर था। बाबूजी टांगा में बैठ के उनके पास में पहुँचे आधे घंटे में। तो देवी जी हम लोग उनको कहते थे बचपन से ही, तब से वो देवी जी के ही नाम से जानी जाने लग गई। तो देवी जी ने उनको घुमा के दिखाया, बताया, और ये स्थान है, यहाँ तुम जो जैसे चाहो वैसे यहाँ कर सकते हो, यहाँ अपनी संस्था को शुरू करो। तब संस्था मानव भारती जो है वो वहाँ देवी जी के आशीर्वाद से वो वहाँ शुरू हुई। देवी जी को मैं मानव भारती की माँ के रूप में देखता हूँ। उनकी फ़ोटोग्राफ आज भी मेरे दफ्तर में लगी हुई है और मैं आते ही सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ कि आपकी वजह से मानव भारती खड़ी हुई है। ऐसे जो है मानव भारती की शुरुआत वहाँ से हुई। बिल्कुल सर, अब एक छोटा सा एक दो सवाल और आपसे लेंगे। कहीं ना कहीं आपके बारे में भी मैं जानता हूँ, आप खुद आर्मी में कैप्टन रहे हैं। आपने भी वो दौर देखा होगा आज़ादी का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप भी अपने पिताजी के साथ साथ 8-10 साल की उम्र में थे उस समय। आपने क्या कुछ अपने आंखों से देखा है उस छोटे से उम्र में? आज़ादी कैसे मिला भारत को, कितना जान पाए उस समय, कितना समझ पाए? और साथ ही आपने पिताजी को कैसे संघर्ष करते हुए देखा, या आपने समाज को कैसे देखा उस समय? मैं अपने पिताजी के बारे में तो, जब तक वो एक्शन में रहे, मैं बहुत छोटा था। गांव एक आध बार आए थे, उस समय ही मैंने उनको देखा था। तब मैं मुश्किल से 6-7 वर्ष का रहा हूँगा। मैं समझ के बाहर था कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल पिताजी ने, मैं अपने गांव में अपने चाचा के साथ वहाँ रहता था। मेरे छोटा चाचा थे, वही देखभाल करते थे हम लोगों की। और उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि इनको मैं अब अपने साथ में रखना चाहूँगा, ले जा रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे पिताजी ने मुझको और मेरी बहनों को ले गए। देहरादून के पास छोटा सा स्थान था राजपुर, जहाँ सुबेरा देवी का भी बिल्डिंग थी, वहाँ रखा उन्होंने दे दिया था कि यहाँ शुरुआत करोगे तुम स्कूल की। तो उसी पर
मैं, मेरी बहनें, हम सब लोग वहीं रहने लग गए। वहाँ मैंने देहरादून जाने से पहले मैंने अपने गांव में देखा था कि आज़ादी के समय कैसा लोगों में क्या उल्लास था, कैसे लोग जो थे। मैंने अपने गांव के थाने को जलते हुए देखा है। थाने में आग लगा दी। मेरे पिताजी के ही साथ के कुछ लोग थे जो गांव में ही रहते थे, अच्छे खासे दबंग थे, राजपूत थे, और उन्होंने जो है थाने में आग लगाई। तो क्यूरियोसिटी बस हम लोग दौड़ करके जा करके थाने को जलता हुआ देखा है हमने। और फिर तो भगाए गए सब लोग, अंग्रेज़ों ने मारा पीटा, कुछ जो काबू आ गए वो पिटे, जो भाग गए वो भाग गए। हम भागने वालों में से थे, हम बच गए। पिटाई नहीं खाई हमने अंग्रेज़ों की, लेकिन उनके प्रति मन में एक बहुत ज़बरदस्त जो था, एक भावना जगी कि इनको हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। जब हम वहाँ से, मेरे पिताजी ने उठा करके हमको अपने साथ में ले गए तो राजपुर एक छोटी सी जगह थी, वो उस जगह पर दीवार थी। हम दीवार के ऊपर खड़े चढ़ जाते थे और अंग्रेज़ पलटन जो थी दीवार के उस पार एक सड़क थी जिस पर कि उनकी परेड हुआ करती थी सिपाहियों की। तो हम वहाँ खड़े होकर उस पर बैठ के दीवार पर पैर लटका के बैठते थे और उनको टोडी बच्चा बोलते थे। टोडी बच्चा रे तेरी ऐसी की तैसी हैं, तो टोडी बच्चा, हाय हाय, यही सब हम लोग चिल्लाया करते थे। कभी कभी वो सब जो थे हमें गोली से तो नहीं मार सकते थे, लेकिन बंदूक ज़रूर दिखाते थे। तो हम लोग उसके डर के मारे कहीं गोली न मार दे, जैसे उन्होंने बंदूक उठाई हम कूद करके अंदर की ज़मीन पर वहाँ चले आते थे। जब वो लोग चले जाए तो हम लोग फिर ऊपर चढ़ जाते थे। सो ये तरीके उनके चढ़ाने का एक तरीका था ये हम लोगों का। उनको टोडी बच्चा बोलते थे। सर जैसा कि मैंने कहा आप खुद आर्मी में रहे और ऐसा भी कहा जाता है कि आपने खुद जो है इस देश के सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ी है अपने देश के लिए, और उसके बाद फिर आप भी अचानक से शिक्षा में अपने पिता की तरह आ गए। तो इस पर अपना छोटा सा एक बायोग्राफी भी दे दें कि आर्मी में कैसे गए, क्या किया, फिर शिक्षा की ओर आपका भी लगाव कैसे बढ़ा और आज मानव भारती संस्थान को भी आप लीड कर रहे हैं। आर्मी में जाने के लिए मेरी इच्छा तो बचपन से ही रही, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो मेरे दिल दिमाग में था कि मैं कोई ना कोई ऐसा अपनी पढ़ाई ऐसी करूं जिसमें कि मैं कुछ कर सकूं। तो उस समय बाबूजी ने जो राजपुर में एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया था, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। ये सारी घटनाएं होती रहीं और इस बीच में मैं अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था। अब मुझे फ़ौज से बड़ा लगाव था और मैं फ़ौज मैंने ज्वाइन कर ली, सबके विरोध के विपरीत जाकर। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी। उसके पहले मैं 2 बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सेलेक्ट हो चुका था। मेरी माँ ने रोध हो करके मुझे वहाँ से बाहर निकाल लिया। तीसरी बार जब मेरा आखिरी चांस था, तब मैं अपनी माँ को मैंने कहा कि माँ, मैं देश दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तुम कहा कितना समय लगेगा तुमको? मैंने कहा कम से कम 3 महीना लग जाएगा मुझको। तो 3 महीने तक बचवा कहाँ रहोगे तुम? तो उन्होंने मेरे खाने के लिए और मेरे साथ ले जाने के लिए शक्कर पारे वगैरह जो कुछ भी बना सकती थी वो थोड़ा बहुत दिया मुझको। मैं उसको बांध के अपनी पीठ पर लाद के हैवरसैक में और निकल गया। निकला कहीं नहीं, मैं देश दर्शन भी कहीं नहीं किया। मैंने जा कर के सीधा आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी का सिलेक्शन हो रहा था लाल किले के अंदर। लाल किले में नई ऑफिसर्स का सिलेक्शन हो रहा था।
वहाँ मैंने उनको लिख करके दिया। वहाँ थोड़ा सा उन्होंने दौड़ाया भगाया, हमारे बारे में जानकारी करी और उन्होंने हमको फिट पाया कि हाँ ये लड़का फिट है फ़ौज में जाने के लिए, और हमको वहीं से उन्होंने उठाया और सीधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया। तब मैं सीधा फ़ौज में चला गया। वहाँ मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करी करीब 1.5 वर्ष, और किस्मत से उसी ट्रेनिंग के दरमियान युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में हमको 6 महीना पहले ही कमीशन मिल गया और हम जो है युद्ध के लिए चले गए। तब से मैं जब तक फ़ौज में रहा युद्ध ही करता रहा, पाकिस्तान के अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में, इस जगह से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर ही मारते रहे। अल्टीमेटली जब ये सब ख़त्म हो गया युद्ध का सिलसिला, तब तक बाबूजी को ये स्थान मिल गया था दिल्ली में। तो उन्होंने एक ख़त लिखा मुझे, आज भी मेरे पास में है, कि तुमने अपने मन की काफ़ी कुछ कर लिया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब छोड़ करके मेरे पास में आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो मैंने सारी रात बैठ करके उस पत्र को कई बार पढ़ा होगा, और फिर मेरे मन में आया कि ये पहली बार मेरे पिताजी मेरे से कुछ मांग रहे हैं, और अगर जब मैं अब ना गया तो फिर कभी नहीं जा पाऊँगा। उस भावना ने मुझे जागृत किया और उससे फिर मैं यहाँ आया। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, ये खुला मैदान था। इस ग्राउंड के अंदर में आप देखते हो, इसके अंदर में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि आप ऐसे खड़े हो जा, हाथ खड़ा करें तो आप छुप जाएंगे, आपको नहीं, कोई नहीं देख पाएगा। बाबूजी की कुटिया यहीं है, वहाँ पर मैंने उसी कुटिया के लिए मेमोरी के तौर पर वहाँ पर एक मचान जैसा बना रखा है। मैं हर रोज़ वहाँ उस पर बैठता हूँ, शाम के समय उनको याद करता हूँ, और फिर इस जगह को धीरे धीरे करके मैंने इसको डेवलप करना शुरू किया। लकीली मेरा लड़का और बहू दोनों आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने मेरी मदद करी ड्राइंग डिज़ाइन बनाने में, और वो सब भी मेरे साथ ही हैं, आज भी वो यहीं हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर तो किया क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन वो अपना सारा कुछ यहीं पर देते हैं। तो हम पूरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, सब यहीं पर हैं, और यहाँ हम लोग मानव भारती को चला रहे हैं, देख रहे हैं। सो जब मैंने यहाँ देख लिया कि यहाँ का जो है वो अच्छा है, ठीक हो गया है, सब चल रहा है, बच्चे इसको देखभाल कर लेते हैं, मेरी पत्नी इसको देख रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ से जन्मा हूँ उस जगह पर भी कुछ करना चाहिए, उस धरती को भी कुछ देना चाहिए। तो मैं यहाँ से अपने गांव गया। गांव मुझे मेरे चाचा के लड़के हैं, वो अपनी खेती प्लस मेरी खेती बाड़ी का सारा देखभाल वो करते हैं, और वही इसको कंट्रोल भी करते हैं। तो उसको मैंने ये कहा, तो उसने कहा भैया आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो मैंने वहाँ पर एक ज़मीन का एक कोना करीब 5 एकड़ के करीब में वो मैंने सेलेक्ट किया, और वो मेरे ही खुद के हिस्से के खेत थे। मैंने कहा इसी खेत को मैं संस्था को दूंगा और यहीं पर संस्था की बिल्डिंग बनाऊंगा। तो धीरे धीरे मैंने वो बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। आज वहाँ पर वो बिल्डिंग अच्छी खासी खड़ी है, अच्छे हैं, बच्चे हर साल वहाँ से पास आउट होते हैं, उसमें सब लोग मेहनत करते हैं, और उनका नाम भी हो गया है गांव में, देहात में, उस ज़िले के अंदर में अच्छा नाम है मानव भारती का, बच्चों की ही मेहनत से। दैट इज़ हाउ। अब वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा मेरे अंदर में दूसरा एक जुनून है, वो ये है कि जहाँ से मानव भारती नाम मिला उस स्थान पर अभी कुछ नहीं हुआ है।
वो स्थान जो है देहरादून में है। तो अब मैं उसको देहरादून को सेटअप करना चाहता हूँ। वो एक पहाड़ी है, डून वैली के अंदर में वो पहाड़ का हिस्सा इमर्ज कर गया है और वो करीब 4000 फीट, 3,500-4,000 फीट ऊंचा है। डून वैली का आप नक्शा देखोगे तो वही एक छोटी सी जगह वो इमर्ज हो गई है। वहाँ हमारे पास में करीब 40 एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर में टॉप के ऊपर एक तरीके से टेबल टॉप ज़मीन है। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वहाँ पर एक संस्था इस्टेब्लिश करूँ। ये तो अभी लेटर स्टेज है, ये तो चल ही रहा है यहाँ। वो जो मैंने सोचा था कि वहाँ पर हम अपना गांव में जो स्थान शुरू करना था वो भी हो गया, वो भी अच्छी खासी चल रहा है। अब मैंने वहीं गांव में ही एक गांव है रतवार में मैंने करीब 5 एकड़ ज़मीन खरीदी और उसमें मैं वहाँ पर विद्यालय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ हो जाएगा, भगवान की कृपा रही तो, और हमारी ज़िंदगी रही कुछ साल और, तो मैं ज़रूर उसको पूरा करके जाऊँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन विश्वकांत पांडे सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों का हमसे साझा करने के लिए। परिचय के मोहताज नहीं थे और इनके पिता भी परिचय के मोहताज नहीं है। सीधे हम नई दिल्ली में पंचशील पार्क स्थित मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे। सीधा रुख किया कैप्टन विश्वकांत पांडे का, जो खुद आर्मी में रहे और इनके पिता इस देश के एक बड़े क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि वो देश के प्रति प्रेम, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम, शिक्षा के लिए गांव से निकलकर बनारस जाना, बनारस से इंग्लैंड जाना, और बीएचयू में जब वो छात्रावास में थे तभी जो है एक क्रांति अंदर पैदा हुआ, वो जुनून अंदर पैदा हुआ और उसको लेकर के सीधा जो है आंदोलन करना, इस भारत के आज़ादी के लिए वो रूपरेखा तैयार करना, और साथ ही ऐसे कई तमाम कथाएं आपने सुनी, उनके बारे में आपने सुना। और लाजमी भी है कि देश एक तरफ जहां 75वां आज़ादी का उत्सव मना रहा है, वहाँ ऐसे उन तमाम लोगों का योगदान रहा होगा, और योगदान ही नहीं, बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि बिना इनके असंभव था आज ये जो अमन चैन है हमारे देश में, हमारे भारत में, जितने खुशहाली से लोग जी रहे हैं, जितने खुशहाली से लोग यहाँ पे अमन चैन शांति से रह रहे हैं, ये बिना उनके योगदान के असंभव था, ये कहीं ना कहीं संभव नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।